वेलकम बैक टू आवर करेंट अफेयर्स सेशन। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना सिर्फ इंडिया और चाइना के लिए बल्कि ये जो टॉपिक है हमारा पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड है। ये पूरी वर्ल्ड की ये ऐसा टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि पूरे वर्ल्ड की जो है राजनीति को एक घेरे में ला के रख देती है। तो आज का जो ये स्पेशल टॉपिक है वो है हमारा स्ट्रिंग ऑफ पेयर्स इन द इंडियन ओशियन। और इसका जो टाइटल है, सब टाइटल जिसे हम कह सकते हैं, ये जियो पॉलिटी स्ट्रेटजी ऑफ चाइना एंड इंडियाज़ रिस्पॉन्स। तो आज हम जानेंगे इसी टॉपिक के बारे में कि ये है क्या, ये स्ट्राइंग ऑफ पेरल्स इन द इंडियन ओशियन ये है क्या, और इसके जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या है। ऐसा क्या है हिंद महासागर के अंदर कि ऐसी घटनाएं जो इंडिया और चाइना के बीच में हो रही है और इसका और अन्य देशों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ये हम जानेंगे। क्योंकि ये जो मामला है वो इंटरनेशनल मामला के अंतर्गत भी आता है। तो इसी के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाइना स्ट्राइंग पेयर्स। अब ये जो चाइना के जो ये स्ट्राइंग मतलब कि मोतियों की माला इसे हम कह सकते हैं, ये है क्या क्या है इसके अंतर्गत, ये क्या मामला है। तो इसमें हम सबसे पहले देखें तो इसमें इसका जो है स्ट्राइंग एक पाकिस्तान में है, एक श्रीलंका में आपको देखने को मिल सकता है, एक बांग्लादेश, और जो है एक हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यांमार। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मलेशिया में भी इसका देखने को हमें मिल रहा है। तो ये सारे जगह हैं जहाँ पे हमें ये चीज़ें, ये गतिविधियाँ चाइना की देखने को मिल रही है। तो ये है क्या, इस मोतियों की माला का जो यहाँ पे बार बार वर्णन किया जा रहा है, स्ट्राइंग ऑफ पेयर्स, इसका क्या मीनिंग है, क्या ये किस टाइप की मोतियों की माला है, क्या ये जो समुद्र से जो मोतियाँ निकलती है क्या ये वो है। इसी के बारे में आज हम जानेंगे, पूरे अच्छे से पूरे डिटेल में इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो ये स्ट्राइंग ऑफ पेयर्स जो है ना, एक भू राजनीतिक चीज़ जिसे हम जियो पॉलिटिकल कहते हैं ना, कि अवधारणा है। ठीक है, ये जो है जियो पॉलिटिकल की अवधारणा है और जिसका उपयोग भारतीय महासागर क्षेत्र, जिसे हम कह सकते हैं IOR इंडियन ओशियन रीजन में चीन द्वारा विकसित किए जा रहे हैं रणनीतिक बंदरगाह और अन्य सैन्य सुविधाओं की श्रृंखलाओं को दर्शाने के लिए किया गया है। तो ये एक ऐसी अवधारणा है जिसे जो जो भारतीय महासागर क्षेत्र है ना, वहाँ पे जो है चाइना के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में बंदरगाह खोले जा रहे हैं। अब ये बंदरगाह कौन कौन से हैं, इसी के बारे में हमने यहाँ पे देखा था। तो इसके जो है कुल 9 बंदरगाह है। तो अब हम देखें तो ये सारे जो है वो इंडिया के पड़ोसी देशों से मिला है। एक हम देख रहे हैं तो ये चाइना पाकिस्तान में सबसे पहले हमें मिल रहा है, फिर एक हमें बांग्लादेश में चटगांव के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पे चाहे श्रीलंका के क्षेत्र में। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है हमारा एक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये अलग अलग जगह पे हमें बंदरगाहें देखने को मिल रही हैं। अब ये जो है ये अवधारणा सबसे पहले किसने दिया, तो ये अवधारणा 2005 में सबसे पहले अमेरिकी रक्षा विश्लेषकों के द्वारा प्रस्तुत की गई थी कि चाइना जो है किसी रणनीति के क्षेत्र में जुड़ा हुआ है और वो जो है इससे कोई अलग सी स्ट्रैटेजी बनाना चाह रहा है, वो इंडिया के खिलाफ क्या अलग सा कुछ करने जा रहा है। अब ये जो स्ट्रेट ऑफ पर्ल्स जो है भारत को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। एक कैसे, तो ये बहुत ही, इससे भारत को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। इससे इसकी आर्थिक संपदा भी समाप्त हो सकती है और सैन्य साधनों का भी दुरुपयोग किया जा सकता है। अब हम इसमें एक बात ये सोचने वाली आ रही है कि ऐसा क्या है इसके अंतर्गत कि ये जो है चाइना और इंडिया दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है और जो वर्ल्ड के देश हैं वो सारे भी इसको लेके बहुत ज़्यादा चिंतित है। तो ऐसे क्या चीज़ें, क्या इफ़ेक्ट आ रहा है इसके अंदर, उसे ही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये स्ट्राइंग और पेयर्स की अवधारणा तो आपने देख लिया कि 2005 में अमेरिकी थिंक टैंक ब्लोज एलियन हैमिल्टन की एक रिपोर्ट से हुई थी। इस रिपोर्ट को रक्षा विभाग US डिपार्टमेंट डिफेंस के लिए तैयार किया गया था और यह जो है इसमें यह विश्लेषण किया गया था कि कैसे जो है चीन हिंद महासागर में अपना रणनीतिक क्षेत्र की जो पहुँच है उसे बढ़ा रहा है। ठीक है, यही हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर हम देखें तो ये चाइना, ये जो है हमारा इंडिया है। अगर आप यहाँ से देखने की कोशिश करें तो ये हमारा इंडिया है और चाइना ने इंडिया के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सारे जगहों पे इसने जो है अपने बंदरगाह को खोल रखा। और ये सारा जो है ये हमारा हिंद महासागर है। और ये जो हिंद महासागर है वो क्या कहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मतलब कि ये अफ्रीका देश, अफ्रीका महादेश
ऑस्ट्रेलिया, ये सारी जगहों से गुजरते हुए भारत के तक आता है। ठीक है, अब हम जानें तो ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जो मुख्य उद्देश्य है वो स्थायी सैनिक और वाणिज्य ठिकानों का निर्माण करके ये जो हिंद महासागर के क्षेत्र में भारत को घेरना है, जैसे कि गवदार, हवानटेट, सितवे जैसे आदि शामिल है ये बंदरगाह। और ये भारत को हिंद महासागर के क्षेत्र में शुद्धता एवं सुरक्षा प्रदाता के रूप में उभरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स प्रभावी ढंग से मुकाबला करने की कोशिश की आवश्यकता है। ठीक है, अब हम जानते हैं इसमें चाइना की स्ट्रेटजी क्या है। ठीक है, ये जानने का हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं चाइना की स्ट्रेटजी इस क्षेत्र में। अगर हम चाइना की स्ट्रेटजी की बात करें तो मोतियों की माला रणनीति चीन की उस योजना से संदर्भित है जिसके तहत भारत को घेरने के लिए समुद्री संपर्क के साथ अन्य के साथ सैन्य और व्यापार सुविधाओं का एक नेटवर्क बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है जो इसे पूरे चारों तरफ से घेरने के लिए, और इसके अंतर्गत क्या होगा कि समुद्री संपर्क के साथ भारत ये जो सैन्य और व्यापार की जो सुविधाएं है ना, उसके लिए जो है चाइना के पास पहुँचे एक नेटवर्क बनाया जाएगा। और मोतियों की माला मुख्य भूमि चीन से लेकर पाटे मतलब सूडान जो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है दक्षिण तक फैला हुआ है। और इस शब्द का 2005 में यहाँ पे 2004 है, मगर ये 2005 में बूच एलन हैमिल्टन ने गढ़ा था। ठीक है, अब इसमें मुख्य कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वो तो हमने देख लिया कि मोतियों में एक आता है हवानटोटा श्रीलंका का, पाकिस्तान का गवादर, म्यांमार का क्योकाप्यूं, चटगांव बांग्लादेश का। अब इसमें क्या क्या बातें, क्यों ये चाइना के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, तो ये अगर हम देखने का प्रयास करें तो ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से चाइना के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि चीन का जो 80% से अधिक तेल का आयात जो होता है ना, वो मलक्का जलमंडरू, जो ये 57 जलमंडरू हम जानते हैं कि हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है और 33 देशों से ये लगा हुआ है। तो मलक्का जलमंडरू इसमें से ही एक है, उससे होकर गुजरता है। और इस मार्ग पर अन्य किसी देश की निर्भरता कम करने के लिए वो वैकल्पिक समुद्री मार्ग और एवं बंदरगाह को बना रहा है, कि जिससे ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इससे ना जो देश है उसकी जो बंदरगाह है वो सारे इस पे और उनकी जो निर्भरता है वो कम होती जाए। इसके अलावा व्यापारिक सुरक्षा के अंतर्गत इसमें क्या आ रहे हैं, तो व्यापारिक सुरक्षा में चीन जो है अपने निर्यात और आयात के लिए समुद्री मार्ग पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, अब चाइना को जो है अपने आयात का मतलब हम निकाल सकते हैं जो सामान बाहर से हमारी कंट्री में आ रहा है, और निर्यात का मतलब हम जो दूसरे देशों में भेज रहे हैं, उसके लिए समुद्री मार्गों पर निर्भर रहना पड़ता है। अब बंदरगाहों की श्रृंखला बनाकर, और जब हम जानते हैं कि अगर हम निर्भर रहेंगे समुद्री मार्ग पे तो हमें उसका टैक्स भी देना पड़ेगा, मगर जब हमारा बंदरगाह हर स्टेट में जगह जगह पे होगा तो उससे हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, और निगरानी और सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकती है। अब भू राजनीतिक वो क्या चाहता है कि वो भारत की रणनीति की बढ़त को संतुलित करना चाहता है, वो नहीं चाहता है भारत को आगे बढ़ने देना। जानते हैं कि जैसे कि ये जो चाइना जो है इसकी अभी की जो रणनीति है कि वो कुछ देशों को कर्ज देकर और उनकी ज़मीन को हथियाता है, और के कुछ देशों को लीज पे ले रखा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसके द्वारा की जा रही है। और हिंद महासागर के क्षेत्र में दीर्घकालीन सैन्य और आर्थिक उपस्थिति को स्थापित करना। अब हम देखते हैं चाइना के द्वारा एक और बनाया गया 21 सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड। अब ये मैरीटाइम सिल्क रोड है क्या? यह बेल्ट एवं रोड एंड इनिशिएटिव का समुद्री भाग है। ठीक है, ये जो है इसमें बंदरगाह, रेलवे एवं पाइपलाइन नेटवर्क शामिल है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, चीन व्यापार के साथ साथ रणनीति पर भी रणनीति पर भी अपना गहरी छाप छोड़ना चाहता है। इसके बारे में इसमें बताया गया है। अगर हम देखने का प्रयास करें तो नौसैनिक उपस्थिति भी चाइना इसके अंतर्गत चाहता है, जिससे कि आप अगर देखने की कोशिश करेंगे तो जिबूती में इसने जो है पहला विदेशी सैनिक अड्डा बनाया, और विभिन्न बंदरगाहों पर जो है ये ऐसी
और विभिन्न बंदरगाहों पर नौसैनिक जहाज़ की आवाजाही एवं डॉकिंग की सुविधाएं भी ये कर चुका है। अगर हम इसके अलावा और चीज़ें देखने के प्रयास करें तो अब हम देखते हैं अब इसके जो कुछ देश हैं, और जैसे कि यहाँ पे आप देखें तो गवादर जो पाकिस्तान में है, ये CPEC आपको एक वर्ड मिलेगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर। ये जो है चाइना ने पाकिस्तान के अंतर्गत एक सड़क का निर्माण किया गया जो भारत से होकर जाती है और भारत के कुछ क्षेत्रों से लगी होती है। CPEC जिसकी फोटो अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो ये जो है CPEC जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये है, ये एक सड़क उसने चाइना में पाकिस्तान में बनाया। उसके अलावा जो है हवान टोटा की अगर राजनीतिक भूमिका हम देखें तो इसे जो है उसने 1999 वर्षों के लिए लीज पर लिया। चटगांव में इसका व्यापारिक बंदरगाह है और क्योक्यू में जो है इसका तेल का पाइपलाइन है जो म्यांमार में, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब मोतियों की माला का प्रभाव भारत पे क्या पड़ रहा है वो हम देखेंगे। अगर सही तरीके से भारत इसका मुकाबला नहीं किया तो मोतियों की माला का भारत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि मोतियों की माला जो है भारत और चीन के संबंधों में प्रमुख रणनीतिक चुनौतियों के रूप में कार्य करते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि चाइना और भारत के बीच में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। उसका पड़ोसी देश होने के बावजूद भारत की अगर इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात करें तो उसके जो पड़ोसी देश है उससे काफ़ी अच्छे नहीं है। जैसे कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उससे भी उसके इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप है वो बहुत ख़राब चल रहा है। श्रीलंका के साथ भी ऐसा ही है, बांग्लादेश के साथ भी बहुत ख़राब चल रहा है, म्यांमार और नेपाल, इन सब के साथ जो है इसकी रिलेशनशिप जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही है। तो एक तरह से ये भू राजनीतिक तनाव को भी बढ़ा सकती है जिस टाइप से चाइना जो कर रहे हैं। फिर समुद्री सुरक्षा के लिए ये खतरा है, जैसे कि चीन की मौजूदगी में भारत की समुद्री सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। चीन की ज़्यादा पनडुब्बियां विध्वंसक जहाज़ों और पोतों के साथ मारक क्षमता भी बढ़ रही है, और जो कि भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए खतरा है। सामरिक प्रभाव की कमी, अब सामरिक प्रभाव की कमी क्या है कि चीन के पास हिंद महासागर में कोई रास्ता नहीं हो, इसलिए इसने स्ट्रिगर ऑफ पर्ल्स के कारण चीन ने भारत को घेर लेगा और उस पर अपना दबदबा बना लेगा। चीन के जवाब में भारत की भागीदारी मानने वाले खुद को चीन की गोद में पा सकते हैं कि अगर चीन के पास भले हिंद महासागर में जाने का कोई रास्ता नहीं, मगर उसने जितने भी 9 जगह पे बंदरगाह इकट्ठे किए हैं वहाँ से वो भारत को घेर सकता है। अर्थव्यवस्था पे भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसके परिणाम स्वरूप जो है उसका आयात निर्यात जो है पूरे पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में अस्थिरता बढ़ सकती है। आर्थिक विकास भी भारत का धीमा हो सकता है। भू राजनीतिक क्षेत्र पर भी इसका विकास असर हमें देखने को मिल सकता है। अब स्ट्रिगर ऑफ पर्ल्स में जो है इंडिया की प्रतिक्रिया क्या है, तो इसमें आप देखेंगे नेकल्स ऑफ डायमंड का मतलब है हीरो का हार रणनीति। हीरो का हार रणनीति से मतलब है कि हीरो का हार हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव में भारत की प्रतिक्रिया, ठीक है। उसने और इसमें क्या क्या है तो नौसैनिक अड्डों को विकसित करना एवं अन्य देशों के साथ संबंधों को सुधारना एवं सैन्य ठिकानों को विकसित करना, जैसे कि चवाहर बंदरगाह ये ईरान में बनाया गया है भारत के द्वारा। जो चीन के जो है गवादर पोर्ट जो उसने पाकिस्तान में बनाया, उसके जवाब में सवांग पोर्ट इंडोनेशिया में बनाया जो कि मलक्का जलमंडरू के पास है, जो कि चाइना ने वहाँ पे बनाया था, ठीक है। अब एक पोर्ट इसने बनाया डोक्युम पोर्ट ओमान में, जो पश्चिम एशिया में भारतीय नौसैनिक की उपस्थिति है। उसके अलावा इसने एजम्पशन आइसलैंड सेल्स मॉरिस में, इन सारी चीज़ों में अफ्रीका के पूर्वी तट पर इसने अपने प्रभाव को दर्ज किया है। अब अगर हम देखें तो ईस्ट पॉलिसी, अब ईस्ट पॉलिसी से क्या मतलब है कि इसने कूटनीति भारत ने स्थापित किया। कूटनीति से क्या है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की राजनीति में शामिल देशों के साथ कूटनीति के संबंध बनाने की एवं खुली बातचीत करनी चाहिए। सामूहिक सुरक्षा के लिए संभावित खतरे के विरुद्ध एकजुट होकर मोर्चा बनाने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें तो वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया के साथ समुद्री रक्षा एवं सहयोग को बढ़ाना। और उसके अलावा आप एक वर्ड यहाँ पे देख रहे हैं QUAD, क्वाड का हिस्सा बनना। अब क्वाड क्या है तो आप देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर
हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा बनाए रखने के लिए ये सक्रिय हैं, जिसे क्वाड कहा जाता है। और क्वाड में भारत जो है एक प्रमुख खिलाड़ी है। एक क्वाड का एक रणनीतिक मंच है जिसमें अमेरिका, जापान ये सारे शामिल है, और इनका मुख्य उद्देश्य भी हमने देख लिया है। अब नौसेना की मजबूती, अब क्या है, भारत ने अपनी नेवी ताकत को भी बढ़ाया है, जैसे कि कौन कौन से क्षेत्रों में, INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट करियर में, अब INS अरिहंत ये न्यूक्लियर सबमरीन्स है, ठीक है। इसके अलावा USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये सारे भी कर रहे हैं। और इसने जो है नवल एक्सरसाइज मालाबार के तट पे किया है। फ्रांस ने जो है वरुणा अपना एक नौसैनिक अभियान दिया है। अब सागर नीति क्या कह रहा है, सिक्योरिटी ऑफ ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रिलीजन। अब भारत के दृष्टिकोण से वह पड़ोसियों देश को सहयोग, विकास एवं सुरक्षा प्रदान करेगा। पड़ोसी द्वीपीय देशों को, पड़ोस के जो द्वीपीय देश है उसे ये सुरक्षा भी प्रदान करेगा। बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव आदि देशों के साथ संबंध को सुधारने की भी कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखने का प्रयास करें तो एक चीज़ आप देखो, ये हिंद महासागर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो एशिया, अगर इसकी भौगोलिक स्थिति देखें तो ये जो है एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है, और ये 3 महाद्वीपों को जोड़ने वाला एकमात्र महासागर है। ये व्यापार एवं सैन्य दृष्टिकोण से एक प्राकृतिक चोक पॉइंट है, क्योंकि ये 3 महादेशों को आपस में जोड़ रहा है। इससे आप जान सकते हैं कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इसके अलावा अगर हम देखने का प्रयास करें तो भारत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भारत के 1/3 से ज़्यादा हिस्से को कवर करता है। अब अगर देखें तो महत्वपूर्ण जलमंडलों इसमें कौन कौन सा आता है, तो मलक्का, होमुज जलमंडलों, बाबा अलमंडव, ये विश्व के व्यापार के लिए बेहद ज़रूरी रास्ते हैं, और इन रास्तों से अधिकांश तेल मालवाहक जहाज़ भी गुजरते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि हम वायुयान के द्वारा वायु मार्ग से नहीं ला सकते, तो उन्हें समुद्री मार्ग से लाया जाता है। और इंडिया के लिए ही उनकी खुशनसीबी है कि वो आसानी से हिंद महासागर के जरिए इन सारी चीज़ों को ले आते हैं। अब ऊर्जा आपूर्ति जीवन रेखा, खाड़ी देशों से निकलने वाला 60% से अधिक कच्चा तेल हिंद महासागर के माध्यम से एशिया एवं अन्य देशों तक पहुंचता है, और भारत, चीन, जापान जैसे देश इसी मार्ग से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। व्यापारिक महत्व भी हमने देख लिया, विश्व का लगभग 80% समुद्री व्यापार हिंद महासागर के रास्ते से होता है। सैन्य महत्व भी हम देखने का प्रयास करें तो अमेरिका, चीन, भारत जैसे महाशक्तियाँ इस क्षेत्र में अपनी नौसेना की उपस्थिति बनाए हुए हैं, और इस पर नियंत्रण का मतलब है एशिया और अफ्रीका की सुरक्षा एवं व्यापार का प्रभुत्व। अगर किसी ने हिंद महासागर पर नियंत्रण कर लिया तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि उसने पूरे एशिया महाद्वीप पर नियंत्रण कर लिया, उसके साथ सारे व्यापार पर भी नियंत्रण कर लिया। भारत के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण से भारत की समुद्री सीमाएं हिंद महासागर से जुड़ी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के रणनीति के लाभप्रद है, और वह मलक्का जलमंडलों की निगरानी। अब हम थोड़ा सा अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानने का प्रयास करें तो जो ये अंडमान निकोबार समूह है वो पूर्व का संरक्षण है। ये जो द्वीप है भारतीय मुख्य भूमि से लगभग 1300 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के अत्यंत महत्वपूर्ण अग्रिम उपस्थिति प्रदान करती है। अब इसकी अवस्था में हम देखें तो समुद्री चेक पॉइंट, जिसे विशेष रूप से मलक्का जलमंडलों की निगरानी करता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे नौसैनिक शक्तियाँ भी हमें देखने को मिलती है। अब आर्थिक क्षेत्र का इसका विकास देखें तो UNCLO के तहत भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र भी इसे प्रदान है, ठीक है। अब इसके अलावा हम निष्कर्ष निकालें तो ये हिंद महासागर केवल एक समुद्र ही नहीं बल्कि दुनिया की ऊर्जा, व्यापार, भू राजनीतिक संतुलन की धुरी है, ठीक है। इसीलिए हर बड़ी शक्ति इसे अपने प्रभाव में लेने की कोशिश कर रही है। अब स्ट्रेनिंग ऑफ पेरल्स केवल व्यापारिक हित ही नहीं बल्कि सामरिक व भू राजनीतिक रणनीति है, जो भारत एवं चीन की प्रतिस्पर्धा को समुद्र में और गहराई देती है, ठीक है। और इसके साथ जो है भारत ने इसके जवाब में रणनीतिक सहयोग, नौसैनिक शक्ति सहयोग एवं कूटनीति के माध्यम से संतुलन बनाना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अब हम नए सेशन में।